हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CZ एकेडमी पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल अबाउट जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे पता है क्लास 10th से 11th में जाने वाले होंगे, या फिर हो सकता है कुछ 12th वाले भी हों। बाकी सबको तो इसकी जानकारी होती है। तो आज मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊँगा कि जेई मेंस से क्या होता है, जेई एडवांस से क्या होता है, IIT क्या होती है, NIT क्या होती है, IIIT क्या होती है, परसेंटाइल क्या होती है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मिथ और डाउट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करके रख दूंगा आपके सामने, और आपको मतलब जेई का पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात, हमारा जो जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम है, ये दोनों का दोनों अलग एग्जाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेई मेंस एग्जाम की। ठीक है, तो जेई मेंस एग्जाम आपका साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक बार ये 4 बार भी कंडक्ट करवाया गया था 2020 में। ठीक है, उसके बाद से इसको 2 बार ही कर दिया गया, क्योंकि कोई मतलब नहीं इतने बार एग्जाम लेने का। हालांकि इसको हो सकता है आने वाले समय में 1 बार भी कर दिया जाए, लेकिन जेई मेंस एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, कंप्यूटर पर एग्जाम लिया जाता है। मतलब आप कंप्यूटर में MCQ में टिक करते हो, जो भी आंसर होता है और वो फिर सबमिट होता है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो जेई एडवांस के एग्जाम होता है, ये जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट होने के बाद होता है, और जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होता है। नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेई मेंस की। तो जेई मेंस में आपको क्या पता है अभी तक आपको पता है कि जेई मेंस बहुत ही हार्ड होता है। हाँ, ये 3rd हार्डेस्ट एग्जाम है। ठीक है, आई एम माई सेल्फ एन NITian। मैंने जेई मेंस एग्जाम क्लियर किया था, NIT भोपाल से मैं स्टडी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर से। ठीक है, तो देखो, जेई मेंस आप लोगों का जो है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स इन 1 ईयर। ठीक है, ऐसा होता है। दोनों अटेम्प्ट आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आप 12वीं में रहने चाहिए। ठीक है, जेई मेंस आप कब कब दे सकते हो? जेई मेंस आप 12th में दे सकते हो, 12th के बाद दे सकते हो, और 12th के एक और बाद दे सकते हो। मतलब आपका 12th हो गया, अब आप अगले साल 1 ईयर ड्रॉप लिए, उसमें दे सकते हो जेई मेंस। फिर एक और ईयर ड्रॉप लिए, उसमें भी 1 बार जेई मेंस दे सकते हो। मतलब आप जेई मेंस 3 बार 3 साल दे सकते हो, एक 12th में, एक 12th के बाद, एक 12th के एक और बाद। क्या आप अगर 12th में ना दो तो आपको यहाँ पे एक और मौका मिल जाएगा, वो आपका लॉस है। आप दो या ना दो, आपके पास सिर्फ यही मौके हैं। अगर आपने ड्रॉप ईयर में 12th आपने अगर ड्रॉप ईयर में जेई ना दिया तो यहाँ पे मौका मिलेगा क्या? ना, आपने या तो जेई यहाँ देना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया तो ये आपका चांस गया। अब या तो आपके पास 2 ही अटेम्प्ट बचा, या तो आप यहाँ दे दो या तो आप यहाँ दे दो। ठीक है, तो आपके पास 12th में मौका होता है, फिर आपके ड्रॉप ईयर में मौका होता है, फिर आपके सेकंड ड्रॉप ईयर में मौका होता है। ऐसे 3 चांसेस होते हैं आपके पास जेई मेंस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, 2 बार होता है साल भर में। इसका सिलेबस क्या होता है? इसके सिलेबस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अभी यही सिलेबस काफ़ी ज़्यादा अलग कर दिया गया, वरना पहले सेम एज NCERT था। ठीक है, अभी जेई मेंस का सिलेबस थोड़ा सा अलग कर दिया गया। सिलेबस की जानकारी आपको मैं किसी और वीडियो में दूंगा। ठीक है, और जेई मेंस का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का फॉर्मेट क्या होता है? फिजिक्स 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इसमें जो 100 मार्क्स होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 80 और 20 में। ठीक है, जो आपके मार्क्स होते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। 80 मार्क्स का आता है MCQ, इसका मतलब 20 MCQs आते हैं पेपर में। ठीक है, और 20 मार्क का होता है NVTQ, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। मतलब इसमें 5 आते हैं NVTQ। इसका आंसर इंटीजर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इंटीजर आपको पुट करना रहता है कीबोर्ड से पेपर में। ठीक है, हालांकि ये आपको MCQ ये आते हैं आपको 10, और 10 में से 5 करना होता है। ठीक है, क्या ऐसा नहीं कर सकती हम लोग सारे करके चले ना? आप 5 करोगे, उसके बाद कंप्यूटर दिखा देगा ऑलरेडी अटेम्प्ट एवरी, तो आप या तो किसी एक को कैंसिल करो, उसके बाद बाकी करो। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें आपको 20 MCQs आते हैं, 20 के 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन 100 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा, अब देखो, आपने मान लो जेई मेंस दिया, तो जेई मेंस जैसे ही आप क्लियर करोगे, अगर आपको मान लो 95 परसेंटाइल से ज़्यादा आता है तो आपको NIT फिक्स रहेगी। ठीक है, NITs मिलेंगी आपको। जेई मेंस से क्या क्या मिलता है देख लो, जेई मेंस से आपको क्या क्या हासिल हो सकता है। देखो, जेई मेंस से आपको मिल सकती है NITs, IIITs, ठीक है, GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो वाले। ठीक है, तो जो भी आपको स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो भी आपको इससे मिल सकते हैं। IIITs मिल सकती है, NITs मिल सकती है। जैसे हम लोग बात करें, सबसे रॉयल इंस्टीट्यूट जो होता है वो हमारा IIT होता है, तो IIT आपको जेई मेंस से नहीं मिलता है। उसके बाद क्या आता है? IIT के बाद आता है NIT के बाद आता है IIIT के बाद बाकी सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या हमारे मुंबई के लोकल कॉलेजेस NIT से बेटर है? ना, NIT इज NIT। ठीक है, वरना मैं भी 12th में लोकल कॉलेज ले सकता था। ओके, सो NITs आर NITs। ओके, तो ये आपका NITs आता है, फिर सेकंड पे, फिर IIIT, फिर GFTI। IIT आपको जेई मेंस से नहीं मिल सकता। क्लियर हो गया?
चलो एक और बार बता देता हूँ, आपका जो जेईई मेंस होता है ये 2 बार होता है 1 साल में। आप या तो इसको 3 बार दे सकते हो, ठीक है, 3 साल तक आप इसको दे सकते हो। एक तो 12th में दे दो, ड्रॉप में दे दो, एक और ड्रॉप करो उसमें दे दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर 12th में नहीं दिया तो आपको तीसरे ड्रॉप में देने का मौका मिल जाएगा ना। आपने अगर 12th में दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, आपके पास 2 ही अटेम्प्ट बचेंगे, ठीक है। मान लो आपने दोनों साल नहीं दिया तो आप यहीं पर दे सकते हो सिर्फ। मान लो आपने तीनों साल नहीं दिया तो नहीं दे पाओगे फिर कभी। क्लियर, ऐसा होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, 300 मार्क्स का आता है। 300 मार्क्स में 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। और 100 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है, हर एक सब्जेक्ट का सेम होता है। 20 MCQs आएंगे हर एक में और आपको 20 के 20 करने होंगे, ठीक है। 20 MCQs आएंगे आपको हर एक में और ये 20 के 20 MCQs आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। इसके अलावा 10 इंटीजर वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 करना होता है। तो भैया आप अगर सारे करेक्ट करोगे तो इसमें 80 मार्क्स, इसमें 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 5 इसमें आपको करना होता है। क्लियर, चलो तो ये सीन होता है इसका। ओके चलो, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद मार्क्स की बेस से बात करें तो 95 परसेंटाइल। अब परसेंटाइल क्या होता है समझाता हूँ थोड़ी देर में। 95 परसेंटाइल से ज़्यादा आता है तो आपको NITs फिक्स होती हैं, ठीक है। और NITs में मतलब ब्रांच डिवाइडेड होता है, कई सारी ब्रांचेस होती है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा हालांकि, ठीक है। तो NITs होती है, IIITs होती है, यहाँ से अब आप ले सकते हो। अच्छा, IIITs की बात करें तो ये 90 अबोव या फिर 85 अबोव पे ही मिलना शुरू हो जाती है। GFTI तो आपको किसी भी परसेंटाइल पर मिल जाती है, ठीक है। अब देखो एक वो होता है, एक मतलब एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आपको जेईई एडवांस दोगे या नहीं दोगे वो डिसाइड होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आपने 90 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर किया तो आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, वरना आप जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते। मान लो आपने 80 परसेंटाइल के आसपास, मान लो आपने 75 परसेंटाइल के आसपास लेकर आए, ठीक है, मतलब 73 ले आए या 77 ले आए या 72 ले आए, इसके आसपास ले आए तो भी आप जेईई एडवांस दे सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी OBC या फिर EWS है तो, ठीक है। बाकी SC ST की बात करें तो उनका 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल, कभी 40 परसेंटाइल पर ही क्वालिफिकेशन मिल जाता है। अब देखो, अगर आपको जेईई एडवांस देना है और आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको मेंस में 90 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा तो आप जेईई एडवांस दे पाओगे। परसेंटाइल क्या होता है, बस 2 मिनट और रुको बताता हूँ, ठीक है। 90 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर आप लेकर आते हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप जेईई एडवांस दे सकते हो। मान लो आप EWS या फिर OBC में आते हो तो 75 परसेंटाइल से ज़्यादा ले आओ तो आप जेईई एडवांस दे सकोगे। जैसे 12th में मेरा जेईई मेंस में था 80 परसेंटाइल और क्योंकि मैं OBC कैटेगरी से आता हूँ तो मैं जेईई एडवांस दे सका था, ठीक है, 12th में। और उस साल मतलब अलग था, उस साल 72 परसेंटाइल था क्राइटेरिया, अगले साल 77 हो गया, तो 75 के आसपास रहता है वो, ठीक है। हालांकि इससे सिर्फ आप जेईई एडवांस दे सकते हो, आपको कोई कॉलेज नहीं मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी का फायदा उतना होता नहीं। हाँ, SC ST से आते हैं तो आपकी बात अलग है फिर, लेकिन अगर आप जनरल OBC या फिर EWS में तो फिर कोई खास फायदा नहीं है। जैसे मतलब अगर जनरल को 95 पे मिल रहा है तो OBC को 94.5 पे, 0.5-0.6 का ही फर्क होता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया। कभी कभी तो EWS की ज़्यादा रैंकिंग चली जाती है जनरल से। अच्छा, अब परसेंटाइल क्या होता है उस पर आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज परसेंटाइल? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स, मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स। जैसे आपका 10 में से 5 मार्क्स आया तो 5/10 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज 50%, ठीक है, इंटू 100 तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो परसेंटाइल का मतलब क्या है? परसेंटाइल का मतलब ये है कि कितने लोग आपसे पीछे हैं डिवाइडेड बाय कितने लोग एग्जाम में थे इंटू 100, ठीक है। व्हाट इज परसेंटाइल? Percentile is equals to number of students scored more than you, scored less than you, number of students scored less than you divided by total students appeared in exam, total students in exam, ठीक है, इंटू 100, ये आपको दे देगा परसेंटाइल। मतलब मान लो आपके पेपर में बैठे थे टोटल 100 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स में से मान लो आपने स्कोर किया मान लो 5 मार्क्स और 100 स्टूडेंट में से 80 लोग 5 मार्क्स भी नहीं ला पाए, 4 मार्क्स लाए, 3 मार्क्स लाए, ऐसा लाए, तो 80 लोग आपसे पीछे रह गए। डिवाइडेड बाय कितने लोग बैठे थे? 100 लोग। 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना आया? 80, तो आपकी परसेंटाइल हो जाएगी 80। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना स्कोर किया है, इसमें ये मैटर करता है कि बाकियों ने भी कितना स्कोर किया है। जैसे मान लो मेरा जेईई मेंस में से 300 में से आया 103 मार्क्स, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि एग्जाम में बैठे थे 10 लाख लोग, ठीक है, और 10 लाख में से 9,40,000 लोग, ठीक है, 9,48,000 लोग मान लो 103 मार्क्स से कम लेकर आए। हाँ, होता है, जेईई मेंस कभी कभी इतना हार्ड आ जाता है कितने लोग नहीं ला पाते हैं, ठीक है। 10 लाख लोग टोटल बैठे, उसमें से 9,48,000 लोग मेरे से कम मार्क्स लाए, 103 से कम मार्क्स लाए, ठीक है। तो परसेंटाइल क्या आएगी? 9,48,000 लोग जो लोग कम स्कोर किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 10 लाख इंटू 100, ठीक है।
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94.8 परसेंटाइल। वही मेरी परसेंटाइल थी जेईई मेंस में और इतने मेरे मार्क्स थे 103। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझ में आ गया। जैसे आपको एक क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, जैसे 90 परसेंटाइल आपकी 100 मार्क्स के आसपास हमेशा आ जाती है। बाकी अगर आपके पेपर हार्ड आया है थोड़ा तो आपको शायद 90 मार्क्स पे ही मिल जाए या शायद 85 मार्क्स पे ही मिल जाए। लेकिन अगर आपका पेपर मॉडरेट आया है तो 100 मार्क्स के आसपास आपकी 90 परसेंटाइल आती है। कैटेगरी का इसमें कोई रोल नहीं होता, आप किसी भी कैटेगरी से हो परसेंटाइल उतना ही आएगा। ठीक है, अगर आप 60 मार्क्स या फिर 70 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हो, 60 मार्क्स चलो मान लो, 60 मार्क्स एक ऐसा मार्क्स है जिसमें आपको 75 परसेंटाइल आ जाएगा। 300 में से बोल रहा हूँ मैं, 300 में से अगर आपका 60 मार्क्स आते हैं तो आपका 75 परसेंटाइल आ जाएगा। और अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? अब भी कोई डाउट है? 300 में से मान लो आप 90 मार्क्स लाते हो, 95 मार्क्स लाते हो, 100 मार्क्स लाते हो तो आपका 90 परसेंटाइल आ जाएगा और आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप 300 में से 10 मार्क्स 20 मार्क्स लाते हो तो भी आपका 45 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल आ जाएगा। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से हो तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, जैसे 300 मार्क्स में से मान लो आपका 10 मार्क्स आया तो आपका परसेंटाइल बनेगा 40 परसेंटाइल, 15 मार्क्स आया तो आपका बनेगा 50 परसेंटाइल। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, और बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 60 मार्क्स पे ही 75 परसेंटाइल बने, कभी कभी 60 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल भी बन जाता है। लेकिन मैं एक नॉर्मल स्कोर बोल रहा हूँ कि जैसे आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कितना तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने जो कुछ अभी तक सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि जेईई मेंस एग्जाम से आपको NITs मिलती है, IIITs मिलती है, GFTIs मिलती है। NIT आपको जेईई मेंस एग्जाम आप 3 बार दे सकते हो, 3 साल दे सकते हो। ठीक है, 3 साल मतलब दो बार अगर एक साल में देते हो तो आप टोटल 6 बार दे सकते हो। मान लो आपने 12th में नहीं दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास 2 ही अटेम्प्ट और बचेगा, तो ड्रॉप ईयर में दो या तो सेकंड ड्रॉप ईयर में दो, डबल ड्रॉप ईयर। ठीक है, तो जेईई मेंस आप 3 साल तक दे सकते हो। इसके अलावा जेईई मेंस आपका जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स फिजिक्स का, 100 मार्क्स केमिस्ट्री का, 100 मार्क्स मैथ्स का। वो 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 80 और 20 में। 20 MCQs आते हैं आपको, 20 के 20 करने होते हैं। 10 इंटीजर टाइप होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं, जो भी आपको आसान लग रहे हैं। उससे आपका 20 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 80 मार्क्स यहाँ मिलेगा, ऐसे 100 मार्क्स होता है। ठीक है, और वो 100 मिला के आपको 300 मार्क्स का होता है। 300 में से अगर आप 90 95 के आसपास लाते हो आपका 90 परसेंटाइल बनता है। 50 60 के आसपास लाते हो 75 परसेंटाइल बनता है। जनरल कैटेगरी से आते हो और आपको जेईई एडवांस देना है तो 90 परसेंटाइल इनफ है। कॉलेजेस चाहिए मतलब NITs चाहिए तो 95 से ज़्यादा लाओ, IIITs चाहिए 85 से ज़्यादा लाओ। GFTI आपको मतलब कोई 90 पे मिलेगी, कोई 80 पे मिलेगी, कोई 60 पे भी मिल जाती है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बट IIIT वगैरह का फिक्स होता है। कई सारी IIIT 99 पर मिलती है, जैसे IIIT इलाहाबाद। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो 60 मार्क्स के आसपास आपका 75 परसेंटाइल बनता है, जिससे आप जेईई एडवांस का पेपर जस्ट दे पाओगे, कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। परसेंटाइल क्या होता है? जिससे जितने स्टूडेंट्स ने आपसे कम स्कोर किया डिवाइडेड बाय जितने स्टूडेंट्स थे मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है सब कुछ? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं व्हाट इज जेईई एडवांस। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड इंडिया का सेकंड हार्डेस्ट एग्जाम है। थर्ड हार्डेस्ट जेईई मेंस, फर्स्ट कौन है? यूपीएससी, फिर जेईई एडवांस्ड, फिर जेईई मेंस, फिर नीट। ठीक है, नीट के बारे में भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप बता दो, मैं नीट के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊँगा। ओके, सो व्हाट इज जेईई एडवांस्ड और जेईई एडवांस्ड से आपको क्या क्या मिलता है? जेईई एडवांस से आपको सबसे रॉयल इंस्टीट्यूट पूरे ऑल इंडिया लेवल का, दैट इज़ IIT मिलता है आपको। ठीक है, IIT मिलता है आपको जेईई एडवांस्ड से। तो जेईई एडवांस है क्या, कितने बार दे सकते हैं, क्या होता है? जेईई एडवांस आप दे सकते हो या तो 12th में या तो 12th के बाद। ठीक है, इसके लिए आपको डबल ड्रॉप नहीं है। इसका मतलब आपने अगर 12th में जेईई मेंस दिया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 12th के बाद जेईई मेंस दिया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एक बार अगर तैयारी करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस दे पाओगे, जेईई एडवांस नहीं दे पाओगे। इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ड्रॉप ईयर तक जाते हैं, डबल ड्रॉप नहीं लेते हैं जेईई के स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मेरा ड्रॉप ईयर था, मैंने ड्रॉप ईयर में जेईई एडवांस कोशिश किया, नहीं निकला तो मैंने NIT ले ली, शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोबारा से जेईई मेंस नहीं दिया, क्यों? क्योंकि दोबारा से मुझे मिलती है NIT ही। ठीक है, ऐसा होता है। हो सकता है बेटर ब्रांच मिले, लेकिन मिलेगी तो NIT ही। ठीक है, IIT नहीं मिलेगी। क्या जेईई एडवांस से NIT मिलती है? क्या जेईई मेन से IIT मिलती है? जेईई एडवांस से सिर्फ और सिर्फ IIT मिलती है। जेईई मेन से NIT वगैरह ये सब मिलता है। क्या जेईई एडवांस से और भी कॉलेजेस मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। जैसे आपका वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो गया तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, वो कॉलेज हो गया, IIST हो गया। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और भी हैं जो मिलते हैं आपको जेईई एडवांस एग्जाम से, लेकिन मतलब जैसे स्पेस रिसर्च वाले कई सारे कॉलेजेस हो गए, वो भी आपको मिलते हैं जेईई एडवांस से। उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, IIT का एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन मेजरली IITs के लिए जाना जाता है आपका जेईई एडवांस का एग्जाम। जेईई एडवांस इज़ वेरी टफ एग्जाम। ठीक है, कोई नहीं जानता ये पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा। जेईई एडवांस को कोई नहीं जानता कि कितने मार्क्स का आएगा। इसका टोटल मार्क्स अनप्रेडिक्टेड है। ठीक है, पिछले वैसे कई सालों से तो 360 372 340 360 372 360 360 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता कि कितने मार्क्स का आ जाएगा।
अगर आपको मैं एक स्कोर बताऊं जिस पे आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा आईआईटी में, तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, डजेंट मैटर, अगर 360 में से आप 100 मार्क्स लाते हो तो आपकी आईआईटी में सीट फिक्स है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 90 मार्क्स 95 मार्क्स पे आपकी सीट फिक्स है आईआईटी में। मतलब समझ रहे हो, 360 में से 100 मार्क्स। कभी मान लो आपके स्कूल में एक टेस्ट हुआ जो कि 30 मार्क्स का था, उसमें अगर आपको 9 मार्क्स 8 मार्क्स आएगा तो कैसा फील होगा? आपको लगेगा आप कितने गिरे हुए, आप कितने पीछे हो। लेकिन वहीं अगर आप आईआईटी में 30 में से 8 मार्क्स, मतलब 300 में से 80 मार्क्स, मतलब 360 में से 90 मार्क्स लाते हो तो आपको आईआईटी मिल रही है। मतलब ये सेफ स्कोर है, इससे कम में भी मिल सकता है। जैसे एक साल में 360 में से जो 60 मार्क्स लाए थे ओबीसीज में, उनको भी कुल मिल गया था कॉलेज, और जनरल में 65 पे मिल गया था। 360 में से 65 पे कॉलेज मिल गया। कितना हार्ड होता है एग्जाम, समझ रहे हो? मेरे खुद के 360 में से 60 नंबर आए थे जे एडवांस में, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो देखो टोटल मार्क्स इसका डिसाइडेड नहीं होता है, बट अगर मान लो 360 या फिर इसके आसपास का आता है तो आप 100 मार्क्स में मान लो आपकी आईआईटी फिक्स है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 25% पे आईआईटी फिक्स माननी चाहिए। ब्रांच का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आईआईटी फिक्स रहेगी आपकी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 20% के आसपास, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, इसको 28% कर लो, इसको 25% कर लो, ठीक है। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सेम ही मान लो। बाकी एससी एसटी का मैं कुछ बता नहीं सकता वैसे, ठीक है, इनका मतलब कुछ 5-10% पर हो जाता है, ठीक है। हाँ, 5% या 10% पे हो जाता है आराम से, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मोस्टली, एससी को थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ता है, 10% के आसपास मान लो, ठीक है। तो इनका कोई फिक्स डेटा अभी नहीं है मेरे पास, हालांकि मेरे को स्क्रीन पे होगा तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये जनरल क्राइटेरिया होता है कि भाई जनरल हो तो आपको 28% पे आईआईटी फिक्स है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो 25% पे फिक्स है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो 5-10% पे, आप 5-15% पे आपको मिल जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे होता है, क्योंकि इनका क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऐसा कुछ होता है। अच्छा, मान लेते हैं हम लोग आईआईटी का पेपर हुआ और वो आया 360 मार्क्स का। इसका मतलब ये है कि 120 का आया होगा फिजिक्स, मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कितने मार्क्स का आएगा। 120 का आया होगा केमिस्ट्री और 120 का आया होगा मैथमेटिक्स। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है ना कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से देखो जे एडवांस में हर साल मोस्टली 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में बच्चे बैठते हैं, ठीक है। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में बच्चे बैठते हैं। हालांकि 2.5 लाख होता है, लेकिन रजिस्टर मतलब सिस्टम ये है कि जेईमेंस में कितने लोग भी आए, 8 लाख आए, 10 लाख है, 20 लाख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ 2.5 लाख ही करेंगे। इसलिए अगर मान लो बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए तो फिर वो क्वालिफाइंग परसेंटाइल बढ़ाना पड़ता है, या बच्चे कम आए, 8 लाख आए, 7 लाख आए, तो 2.5 लाख, 7 लाख में से 2.5 लाख चाहिए, तो वो परसेंटाइल घटाना पड़ता है कि जैसे चलो ओबीसी को 65 परसेंटाइल पे ही क्वालिफाई कर दो, जनरल को 85 पे ही क्वालिफाई कर दो, ऐसा, ठीक है। तो 2 लाख से 2.5 लाख लोग जे एडवांस में बैठते हैं, और इसमें से क्वालिफाई कितने होते हैं? 40,000 के आसपास मान लो, 40,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होते हैं। एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जैसे ओबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो मतलब ऐसा कोई फिक्स तो नहीं होता है, बट 15% 18% के आसपास क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, और जनरल के लिए 20% 25% के आसपास होता है। चलो ऐसे ही मान लो, जनरल 25% पे क्वालिफाई होते हैं, ओबीसी 20% पे, और सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो 120 मार्क्स का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स है, तो इसमें से आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स होता है, जैसे मान लो 10 मार्क्स आपको एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा, तो आप सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई होगे। मतलब कहीं ऐसा हुआ कि 360 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं 200, ठीक है, बट आपका केमिस्ट्री में है 7 नंबर, बट चाहिए कितने? 10 नंबर मिनिमम, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और डिस्क्वालीफाई होगे तो आपको जे एडवांस में रैंक नहीं मिलेगी। अगर आप क्वालिफाई होगे तो जे एडवांस में आपको रैंक मिल जाएगी, और फिर उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग वगैरह में बैठ के अपना कॉलेज देख सकते हो, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोग के साथ ये होता है कि जैसे वो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनके फिजिक्स में आते हैं 120 में से 80 नंबर, केमिस्ट्री में आते हैं 120 में से 100 नंबर, टोटल आया 180, लेकिन मैथ में आ जाते हैं 5 नंबर, तो मैथ में तो वो क्वालिफाई नहीं हुए। भले उनका टोटल बहुत ज़्यादा है, उनका टोटल भले 28% की जगह 56% है या 60% है, लेकिन आईआईटी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट का भी क्वालिफिकेशन उन्हें टच करना पड़ता है। जैसे मेरे फिजिक्स में 37 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 16 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में 9 मार्क्स थे, ठीक है। और हमारे साल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो कुछ 7 मार्क्स था ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 8 मार्क्स था। तो मैं सब्जेक्ट वाइज तो क्वालिफाइड था, लेकिन टोटल में नहीं क्वालिफाइड था, क्योंकि टोटल में कितना चाहिए? टोटल में कुछ 74 चाहिए था उस साल ओबीसी को, ठीक है। तो टोटल में कितना चाहिए था? 20% 22% चाहिए था, तो मेरे कितने थे? मेरे 65 के आसपास मार्क्स थे, तो नहीं हुआ, ठीक है, क्वालिफाई, ऐसा होता है। तो दिस इज द सिस्टम। तो कोई जानता नहीं है जे एडवांस कितने मार्क्स का आएगा, बट जितने भी मार्क्स का आएगा डिवाइड बाय 3 कर लो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन होगा। जैसे इस बार 540 मार्क्स का आया था जे एडवांस, 180 180 180, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था? 15 या फिर 18 था, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो 40,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 40,000 में से शुरू के जो 20,000 होते हैं उनको आईआईटी में सीट मिलती है। हालांकि उसमें से मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 20,000 में से जैसे टॉप के जो 10,000 है उनको अगर छोड़ दो तो ये 10 से 20,000 के बीच में जिनकी रैंक आती है उनको
अच्छी ब्रांच नहीं मिलती IIT में, तो मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं कि NIT में कोई बेटर ब्रांच ले लें। खैर 40,000 में से 20,000 लोग, मतलब 20,000 लोगों को IIT मिल जाती है। IIT में सीट्स कुछ 17,000 के आसपास है, 16,000 कुछ थी लेकिन हर साल बढ़ती हैं, तो 17,000 के आसपास है अब, ठीक है। बट उसमें से फिर भी मतलब 20,000 लोगों को एलिजिबल रहते हैं सीट लेने के लिए, लेकिन मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। जैसे ठीक है, जैसे आप जनरल रैंक से और आपकी अगर 15,000 रैंक है, तो हो सकता है आपको IIT में बेटर ब्रांच ना मिल रही हो, माइनिंग मिल रही है, पेट्रोलियम मिल रही है, तो आप वो छोड़ देते हो। फिर आप क्या करते हो, NIT में आकर कुछ CS वगैरह लेना ज़्यादा प्रेफर करते हो, है ना, ऐसा होता है। तो ब्रांच वगैरह पे आपको वीडियो चाहिए तो वो नेक्स्ट टाइम पे मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। हालांकि आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक टाइमलाइन बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जनरल केस साल शुरू होता है, जनवरी के महीने में होता है आपका JEE मेंस का पहला अटेम्प्ट, अप्रैल के महीने में होता है आपको JEE मेंस का दूसरा अटेम्प्ट, और मई एंडिंग या फिर जून स्टार्टिंग में हो जाता है आपको JEE एडवांस। तो आपने JEE मेंस का जो पहला अटेम्प्ट दिया जनवरी वाला और दूसरा अटेम्प्ट दिया अप्रैल वाला, दोनों में से जिसमें आप ज़्यादा परसेंटाइल लेकर आओगे वो वाले स्कोर को उठा लिया जाएगा परसेंटाइल, और उस परसेंटाइल के बेसिस पर रैंक बनाया जाएगा। अब ठीक है, मान लो आपका JEE मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट था उसमें 8 लाख लोग बैठे थे, अप्रैल के महीने में बैठे 10 लाख लोग। मान लो आपका JEE मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में था 95 परसेंटाइल, और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में मान लो 90 परसेंटाइल ही रह गया, बट बैठे कितने थे, 10 लाख। तो 8 लाख बैठे थे, 10 लाख बैठे थे, दोनों के बेसिस पे रैंक किस वाले के बेसिस पे डिसाइड होगा, रैंक डिसाइड होगा यूनिक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। मतलब इसमें 8 लाख थे, इसमें 10 लाख थे, तो इसके 8 लाख में से हो सकता है सिर्फ 7.5 लाख लोग ही अगला अटेम्प्ट दिए हों। अब ध्यान से समझना ये चीज़, बहुत सारे लोग को नहीं समझता है। देखो जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मेरा 95 परसेंटाइल आया जनवरी के अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में मेरा 93 परसेंटाइल आया, ठीक। तो जनवरी अटेम्प्ट में बैठे कितने लोग थे, 8 लाख लोग बैठे थे, अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ बैठे 10 लाख के आसपास, ठीक। तो जनवरी अटेम्प्ट के बेसिस पे अगर मेरी रैंक बनाई है, कितना आ रही है, कुछ 8 लाख अगर बैठे थे और 95% 40,000 के आसपास आ रही है, ठीक है। और अगर अप्रैल के महीने के बेसिस पे बनाया जाए तो कुछ 70,000 के आसपास आ रही है। तो बननी किसके बेसिस पर चाहिए ये समझो। तो मेरा 95 परसेंटाइल आया जनवरी अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में आया 93 परसेंटाइल। अब मान लो जैसे 8 लाख लोग जनवरी अटेम्प्ट में बैठे थे, ये सारे के सारे लोग तो अप्रैल में बैठेंगे नहीं, कुछ तो इसमें से छोड़ देंगे कि भाई बहुत अच्छा आ गया रहने दो, या कुछ लोग बहुत गंदा आ गया है अब में से नहीं होगा, छोड़ देंगे, ऐसा बहुत सारे लोग। तो हो सकता है इसमें से 7 लाख लोग अगले अटेम्प्ट में बैठे, लेकिन 3 लाख यूनिक लोग आ गए। तो टोटल यूनिक हुए कितने, 11 लाख हुए ना। तो वो 11 लाख के बेसिस पर रैंक आपकी बनाई जाती है। या फिर यूँ समझ लो कि जिस अटेम्प्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स जितने भी हैं टोटल, ठीक है, उनके बेसिस पे आपकी रैंक बनाई जाती है। ओके, तो जैसे मेरी रैंक बनी थी एट लास्ट 58,000, जबकि अगर जनवरी बेसिस पर बनाओ तो कितनी बन रही है, 40,000, ठीक है। तो जनवरी अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में से जिसमें आपका ज़्यादा परसेंटाइल होता है वो परसेंटाइल उठाया जाता है। यूनिक अटेम्प्ट उठाई जाती है कि भाई जितने यूनिक स्टूडेंट्स थे नंबर ऑफ, उनको उठाया जाता है। उस परसेंटाइल के बेसिस पे उस यूनिक स्टूडेंट से निकाली जाती है आपकी रैंक, और आपकी रैंक के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, रैंक और कैटेगरी के बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि JEE एडवांस आप दे सकते हो या फिर नहीं, मई या फिर जून में। और फिर उसके बाद आप मई या जून में JEE एडवांस देते हो, फिर JEE एडवांस में 2.5 लाख लोग आते हैं, जिसमें से 40,000 क्वालिफाई होते हैं। इसके बाद शुरू होता है काउंसलिंग, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आप IIT जा रहे हो, आप NIT जा रहे हो, ये सब उसके बाद डिसाइड होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप अपनी JEE जर्नी शुरू कर रहे हो तो CZ अकेडमी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी अपलोड करेंगे, बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो अब भी इससे रिलेटेड, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना। 12th में दे सकते हो तो ड्रॉप ईयर में दे सकते हो। अगर 12th में नहीं दिया तो डबल ड्रॉप में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 2 ही मौका होता है, या तो 12th में दे दो या तो ड्रॉप में दे दो, ओके। और बस यही सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। JEE मेंस के बेसिस पे IIT नहीं मिलती, JEE एडवांस के बेसिस पे NIT नहीं मिलती। JEE एडवांस से सिर्फ IIT है और JEE मेंस से सिर्फ NIT वगैरह है, ठीक है। सो दैट्स इट। आपको अगर कोई डाउट अब भी आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी और कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं ज़रूर स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।